पाठकों, आज की चर्चा केंद्रित रहेगी कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत एक शीर्षक से, जिसे राज्य स्तर की प्रशासनिक परीक्षाओं के सिलेबस में स्थापित किया गया है। विशेषकर झारखंड जेपीएससी ने अपने शीर्षक में अर्थात चौथे पेपर में लोक प्रशासन के अंतर्गत एक शीर्षक को अपने परीक्षार्थियों के लिए सिलेबस में स्थापित किया है और उसके अंतर्गत कार्मिक प्रशासन में आपको लोक सेवकों के प्रशिक्षण, है ना, इस शीर्षक को भी आपको पढ़ना है। तो इस शीर्षक को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं दीर्घोत्तरीय, उस पर मैं एक प्रश्न की ओर आपको ले चलता हूं और इसकी एक व्याख्या भी रखने की कोशिश करूंगा। ध्यान रहे, ये विषय पूरी तरह से लोक प्रशासन से संबंधित है, अर्थात जिन अभ्यर्थियों ने लोक प्रशासन को अपने चयनित विषय के रूप में भी चुना है प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनके लिए भी आज का यह व्याख्यान लाभकारी होगा। साथ साथ राज्य स्तर की प्रशासनिक परीक्षा के लिए भी जो पाठ्यक्रम का हिस्सा है उसमें भी छात्र लाभान्वित होंगे। तो चलिए उस पर चर्चा शुरू करते हैं। एक प्रश्न मैं आप तक रखने जा रहा हूं। प्रश्न ऐसा है कि प्रशिक्षण को परिभाषित करें तथा प्रशिक्षण के प्रकार का वर्णन करें। अर्थात इस प्रश्न के अंतर्गत आपको लोक सेवकों के प्रशिक्षण की ही बात करनी है कि किस तरीके से उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है और उस ट्रेनिंग करने की प्रक्रिया क्या होती है और उस ट्रेनिंग करने का उद्देश्य क्या होता है। तो आज की चर्चा में इन सारे विषयों पर मैं संक्षेप में व्याख्या देने की कोशिश करूंगा। तो सर्वप्रथम उस शब्द पर सबसे पहले आया जाए कि ट्रेनिंग कहते किसको है। तो ट्रेनिंग अर्थात जिसे हिंदी में प्रशिक्षण कहते हैं, प्रशिक्षण का सामान्य अर्थ है किसी कला अथवा व्यवसाय जिसे प्रोफेशन कहते हैं उसके संदर्भ में नॉलेज प्रदान करना या फिर नॉलेज एक्सेप्ट करना या देना। लेकिन जहां तक लोक प्रशासन का संबंध है, लोक प्रशासन के दृष्टिकोण से यदि ट्रेनिंग वह डायरेक्ट एफर्ट कहा जा सकता है, वो प्रत्यक्ष प्रयास कहा जा सकता है जिसके द्वारा संगठन या फिर ऑर्गेनाइजेशन में न्यूली अपॉइंटेड अर्थात नवनियुक्त जो स्टाफ होते हैं या फिर वो जो वर्किंग स्टाफ्स होते हैं उनके कौशल अर्थात उनके स्किल में वृद्धि करना, है ना, या फिर जिसमें उसकी मेरिट में वृद्धि हो जाती है। साथ साथ संगठनात्मक मूल्यों की दिशा में उच्च धारणा और एवं समर्पित मनोवृत्ति को विकसित करता है। तो ट्रेनिंग का यही उद्देश्य है। सामान्य रूप से देखा जाए तो शिक्षण और प्रशिक्षण ये दोनों समानार्थी शब्द प्रतीत होते हैं, लेकिन इनमें कुछ मूलभूत अंतर भी विद्यमान है। जहां तक शिक्षण की बात की जाए तो शिक्षण का जहां उद्देश्य, उसका जो पर्पस है वो व्यापक होता है तथा नॉलेज में तथा कौशल में वृद्धि करना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इतना ही नहीं, व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करना भी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। जबकि प्रशिक्षण की बात की जाए तो प्रशिक्षण का जो क्षेत्र है वो संकुचित होता है, अर्थात तुलनात्मक तरीके से शिक्षण की तुलना में इसका जो क्षेत्र है वो संकुचित होता है तथा इसका संबंध संगठनात्मक मूल्यों को विकसित करना होता है। किसी भी नवनियुक्त सदस्यों के लिए, जो न्यूली अपॉइंटेड जो ऑफिसर्स होते हैं या ऑफिशियल्स होते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण जो है सो अनिवार्य होता है। ये लोक सेवा में ये इसे आप मैंडेटरी मानकर चले, क्योंकि संगठन में उनका चयन सामान्य एवं विशेष शैक्षणिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो संगठनात्मक मूल्यों के कार्य प्रणाली से वे चूंकि परिचित नहीं होते हैं, मान लिया जाए कोई सामान्य पृष्ठभूमि से आए या कोई विशिष्ट पृष्ठभूमि से आए, लेकिन यदि उसे लोक सेवा में एक सामान्य सामान्यज्ञ की तरह से सेवा देनी है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें वे संगठनात्मक मूल्यों से या कार्य प्रणाली से शायद परिचित नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में जो विशेष प्रशिक्षण उन्हें दिया जाता है, तो प्रशिक्षण के माध्यम से उनमें एक तरह से कहा जा सकता है कि संगठनात्मक मूल्य विकसित होने लगते हैं तथा डिपार्टमेंटल कार्यप्रणाली जो होती है, जो वर्क प्रोसीजर होता है, उसकी जानकारी दी जाती है और जो उनमें जो कौशल विकसित करना होता है, जो स्किल डेवलप करना होता है। इतना ही नहीं, इसी प्रक्रिया में उनकी वर्क एफिशिएंसी अर्थात कार्य कौशल जो है सो उसमें भी वृद्धि की जा सकती है। यानी कि कहा जाए कि प्रशिक्षण के माध्यम से संगठन में नव प्रवेश से अर्थात न्यूली अपॉइंटेड
को एक तरह से कहा जाए तो कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार उन्हें परिवर्तित किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए किसी भी संस्थान में यह प्रशिक्षण का एक बहुत महत्वपूर्ण, खासकर लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण ये कहा जाए तो ये एक अनिवार्य उनका एक रूटीन वर्क होता है। और जहां तक प्रशिक्षण के उद्देश्यों की भी चर्चा कर ली जाए तो प्रशिक्षण का उद्देश्य, मूल उद्देश्य यह कहा जा सकता है कि दक्षता में वृद्धि करना, अर्थात प्रशासन के हित में संगठन के सदस्यों को अधिक प्रभावी अर्थात अधिक इफेक्टिव बनाना और अधिक इफेक्टिव बनाना, ताकि वो प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों में उच्च क्षमतावान एवं कहा जा सकता है कि उच्च मनोबल, जिसको उनका उच्च मोराल जो है वो युक्त कर्मचारियों में एक तरह से परिवर्तित करने की कोशिश की जाती है। सामान्य रूप से प्रशिक्षण के माध्यम से संगठन में नवनियुक्त सदस्यों को अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन के योग्य बनाया जाता है एवं उनमें सेवा भाव की भावना विकसित की जाती है। तो कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से प्रशिक्षण के अगर उद्देश्यों की बात करें तो उन्हें निम्न शीर्षकों से समझने की कोशिश की जाए। जैसे नव प्रवेश जितने भी अधिकारी होते हैं या न्यूली अपॉइंटेड जितने भी सदस्य होते हैं, उनको संगठन के अनुरूप परिवर्तित करना तथा उनकी क्षमता और उनकी कौशल और उनके मनोबल, इसको मोराल जो कहते हैं, उसमें वृद्धि करना। इसी तरह से जो कर्मचारी होते हैं, किसी भी लोक सेवा में से जुड़े हुए जो कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारियों को परिवर्तनशील स्थितियों में के लिए सामना करने के लिए योग्यता प्रदान करना, इस हेतु भी प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो कहा जा सकता है कि लोक सेवकों के लिए या लोक सेवा से जुड़े हुए जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण एक तरह से उनके अनिवार्य रूटीन का हिस्सा होता है। आगे कहा जाए कि कर्मचारियों में उच्चतर कर्तव्य एवं दायित्व के लिए क्षमता उत्पन्न करना, यह प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कहा जा सकता है। इसी की तरह लोक सेवकों में लोक सेवा की मूल्य जो वैल्यूज होते हैं उनको डेवलप करना, यानी कि सेवा भाव, समर्पण, कर्तव्यनिष्ठता, सत्यनिष्ठता, जिसको इंटीग्रिटी कहते हैं, इस तरह की भावनाओं को इनरिच करना प्रशिक्षण का उद्देश्य कहा जा सकता है। आगे अगर कुछ और उद्देश्यों की बात की जाए तो जितने भी लोक सेवक होते हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, उनमें समन्वित एवं उदार दृष्टिकोण विकसित करना भी प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य है। और इस तरह से प्रशिक्षण के माध्यम से लोक सेवकों में प्रशासनिक मनोवृत्ति को सशक्त बनाना, ताकि वो लोक सेवा से जुड़ करके अपनी बेहतरीन तरीके से दक्षता के साथ अपने कार्यों का निष्पादन कर सके। तो इस तरह से आगे देखने की अभी जरूरत है कि आखिर प्रशिक्षण, लोक सेवकों के जो प्रशिक्षण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए जरा उस पर भी दृष्टि कर दी जाए। तो प्रशिक्षणों के प्रकार में कई प्रशिक्षण के तरीके बताए गए हैं। जैसे एक औपचारिक प्रशिक्षण होता है, एक अनौपचारिक प्रशिक्षण होता है। औपचारिक प्रशिक्षण जिसे फॉर्मल ट्रेनिंग कहते हैं और अनौपचारिक प्रशिक्षण को इनफॉर्मल ट्रेनिंग कहते हैं। इसी तरह से अल्पकालिक प्रशिक्षण होता है, दीर्घकालिक प्रशिक्षण होता है। इस तरह से अन्य प्रशिक्षणों की तरीकों की बात करूं तो एक प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण होता है, जिसे प्री एंट्री ट्रेनिंग कहते हैं। इस तरह से पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग होती है, अर्थात प्रवेश पश्चात भी ट्रेनिंग की जाती है, कराई जाती है। इतना ही नहीं, लोक सेवकों के लिए विभागीय ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाती है और बुनियादी प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। इस तरह से कौशल परीक्षण पर प्रशिक्षण भी है और सामान्य प्रशिक्षण भी है। तो इस तरह से देखा जाए तो कई किस्म के प्रशिक्षणों के माध्यम से लोक सेवकों को में योग्यता के इनपुट दिए जाते हैं। जहां तक मैं अनौपचारिक प्रशिक्षण की बात करूं तो अनौपचारिक प्रशिक्षण कार्य अनुभव से प्राप्त होता है, जो संपूर्ण कार्यकाल में यहाँ कहा जाए तो चलते रहता है। जब कोई ऑफिशियल्स या कोई कर्मचारी किसी विभाग में कार्यरत है तो उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसके जो अनुभव उसने जो संजो कर रखे हैं, वो एक तरह से अपने दीर्घकाल तक चलने वाली प्रक्रिया है। और जहां तक औपचारिक प्रशिक्षण की बात है तो औपचारिक प्रशिक्षण सुनियोजित रूप से आयोजित किए जाते हैं।
और इसके लिए प्रशिक्षण के लिए कहा जाए तो विशेष सत्र का भी आयोजन किया जाता है, स्पेशल सेशन आयोजित किए जाते हैं। यानी कहा जाए कि औपचारिक प्रशिक्षण एक प्रकार से कहा जाए तो ये योजनाबद्ध, कहा जाए कि प्लान्ड और सुविचारित प्रक्रिया मानी जाती है, जबकि अनौपचारिक प्रशिक्षण जो है एक दैनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इस तरह से अल्पकालिक प्रशिक्षण की बात की जाए और दीर्घकालिक प्रशिक्षण की बात की जाए तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी विशेष परिस्थितियों में जिलाधिकारी के कार्यालय में या कभी कोई कैंप लगाया जाता है, कोई वर्कशॉप लगाया जाता है ना। मान लिया जाए कोई विशेष ईवीएम मशीन्स के अनुप्रयोग की बात है या कोई नई चीजें सरकार के द्वारा जो आई है, जो टेक्निकल डिवाइस है, जो लोगों तक पहुंचाया जाना है, तो उसके लिए जो नियुक्त कर्मचारी हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उन्हें उस डिवाइस का या तो उस उपकरण के प्रयोग की के तौर तरीकों से अवगत कराना, ये अल्पकालिक प्रशिक्षण कहा जा सकता है। इस तरह से दीर्घकालिक प्रशिक्षण भी लंबे समय तक चलते रहते हैं, यदा कदा डिपार्टमेंटल चलते रहते हैं। अन्य प्रशिक्षणों की भी बात कर ली जाए, एक प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण और प्रवेश पश्चात प्रशिक्षण। तो प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण की बात की जाए तो जिस तरह से आप देखते हैं कि किसी भी परीक्षा में पास के उपरांत, अंतिम सफलता के उपरांत एक ट्रेनिंग दिया जाता है या फिर उससे पूर्व इसकी जानकारी दी जाती है ताकि उसके प्रोटोकॉल को समझा जा सके। इसी तरह से प्रवेश के पश्चात भी एक इंक्वायरी होती है, जिस तरह ट्रेनिंग होती है, जैसे आपने देखा होगा लवासना वगैरह में इंट्री है ना, मसूरी में जो है, वो एक तरह से एंट्री के बाद बहुत सारे डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग होती है। उसी तरह से जैसे प्रमोशन के संदर्भ में देखी जाए तो उस वक्त भी जो ट्रेनिंग होती है कि जो व्यक्ति प्रमोट होता है उसके लिए भी विशिष्ट किस्म की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो इस तरह की ट्रेनिंग के बदौलत एक तरह से लोक सेवकों में उनके कौशल को विकसित करना ही मुख्य उद्देश्य होता है। थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए विभागीय ट्रेनिंग की बात। तो विभागीय प्रशिक्षण जिसको कहते हैं, उसका उद्देश्य विभाग से संबंधित कार्यों का प्रशिक्षण है। इस तरह बुनियादी प्रशिक्षण में प्रशासन की सामान्य जानकारी और एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। जैसे यूपीएससी के द्वारा जो चयनित लोग होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, उन्हें लवासना में विशिष्ट समय व समय एक रूटीन लर्निंग के लिए उन्हें बार बार बुलाया जाता है। ऐसी स्थिति में वो ट्रेनिंग कहा जा सकता है कि बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो आपको पता है कि वो प्रथम 3 महीने या 5 महीने की अवधि तक होता है। सारे चयनित पदाधिकारियों को लवासना में एक निश्चित अवधि तक रखना होता है और वो बुनियादी ट्रेनिंग हासिल करते हैं। इस तरह से कौशल प्रशिक्षण की बात की जाए तो कौशल प्रशिक्षण उस तकनीकी पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो उस मामले में निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं या एक्सपर्टीज होते हैं। जैसे किसी की प्रतिनियुक्ति यदि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में हो गई है तो उन्हें फॉरेंसिक लेबोरेटरी के कार्यप्रणाली का ज्ञान दिया जाना चाहिए ताकि वो विशिष्ट तकनीक के बदौलत किसी मामले का अनुसंधान कर सके। तो इस तरीके से देखा जाए तो ट्रेनिंग के कई प्रकार बताए गए हैं और इन समस्त ट्रेनिंग के प्रकारों के तहत ट्रेनिंग की पूरी प्रक्रिया अर्थात प्रशिक्षण की पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। तो यदि सिविल सेवा की परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, यदि इस हिस्से को दृष्टिगत रखते हुए अर्थात लोक प्रशासन के हिस्से को दृष्टिगत रखते हुए कोई प्रश्न पूछा जाए कि प्रशिक्षण को परिभाषित करें और प्रशिक्षण के प्रकारों का वर्णन करें, तो यदि इन संदर्भों में यदि आप अपनी व्याख्या को समाहित करने का प्रयत्न करते हैं तो निश्चित रूप से आपका एक प्रभावपूर्ण व्याख्या मानी जाएगी और परीक्षक को पसंद आएगा। तो आज मैंने अपने इस प्रश्न के और व्याख्या के जरिए आप तक लोक प्रशासन के इस छोटे से शीर्षक को परिभाषित करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आज मेरी यह व्याख्या आपको पसंद आई होगी। यदि आपको आज की व्याख्या पसंद आती है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। मैं नए वीडियो के साथ जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।